उनको मालूम है, गुजरात वालों को, हिमाचल वालों को, कि राजस्थान सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और क्या क्या छूट मिलेगी अब उनको। या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है, और डबल इंजन की जो सरकार की बात बार बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, डबल इंजन डबल इंजन। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बारे में। 12 नवंबर का दिन बहुत ही खास है हिमाचल की आवाम के लिए, क्योंकि कल 12 नवंबर के दिन अब मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले, मतदान से ठीक पहले सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ चुका है। सर्वे रिपोर्ट के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाएंगे और इसके बाद न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार जीत किसकी हो सकती है इस बार हिमाचल में। हिमाचल में परंपरा चली आ रही है राजस्थान की तरह ही कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है, लेकिन अब यहाँ पर 37 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। सबसे पहले यहाँ पर ओपिनियन पोल्स पर गौर करना चाहेंगे और इन्हीं ओपिनियन पोल्स पर आखिरकार सहयोगी क्या कुछ कहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें, जो सर्वे रिपोर्ट सामने आया है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर यही सामने आया है कि इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी की हुंकार है तो प्रियंका गांधी यहाँ पर इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आई है। सर्वे रिपोर्ट में सी वोटर्स पर गौर किया जाए तो 38 सदस्यीय विधानसभा सीट पर सरकार बनाने के लिए 35 सीट होना जरूरी है। 35 सीट जीतना बेहद जरूरी है और ऐसे में बीजेपी की तरफ गौर किया जाए तो 31 से 39 सीटें उनके खेमे में आ सकती हैं, तो वही कांग्रेस की 29 से 37 और आम आदमी पार्टी को एक सीट से ही यहाँ पर अब सब्र करना पड़ सकता है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। सी वोटर्स की ओपिनियन पोल पर गौर किया जाए तो यहाँ पर हर दिन ओपिनियन पोल्स रखे जा रहे हैं। उसके मुताबिक यहाँ पर यह भी सामने आया है कि हिमाचल में बीजेपी को 38 से 46 सीटें, कांग्रेस को 20 से 28 सीटें, आम आदमी पार्टी को 0 और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दी है। वहीं इतिहास पर गौर किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही। 1977 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 1980 से 1985 में कांग्रेस फिर आ गई, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 55 लाख मतदाता इस बार मतदान करेंगे। और अब यहां पर जानना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से कि जो बीजेपी की हुंकार देखने को मिल रही है, उस बीजेपी की हुंकार के बीच यहां पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इमोशनल कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर आखिरकार क्या कुछ नजारा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हमारे सहयोगी अब्रार से जानना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कैंडिडेट्स को लेकर उनका क्या कुछ दावा है, कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो यहाँ पर अब एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, तो आपकी इस पर क्या कुछ राय है। यहाँ पर जो ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें बीजेपी की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी पहले से मजबूत थी क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी की अगर बात कर ली जाए रणनीति की, तो बेहद जो है चुनाव से पहले, कल मतदान है लेकिन उससे पहले जिस तरीके के हालात बने थे उससे यही लग रहा था कि बीजेपी की जो स्थिति में सुधार नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनके टिकट कटने के बाद वो बागी तेवर अपना रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी फैसला किया था और चुनाव में हिस्सा भी ले रहे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उससे पहले ही वक्त रहते हुए उन तमाम विधायकों पर, ऐसे विधायकों पर जो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे या पार्टी के खिलाफ लड़ने वाले थे, उन तमाम नेताओं को जो बाहर का रास्ता, आपके मुताबिक यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट अब नजर आ सकता है साफ तौर पर, या फिर नहीं? क्या कांग्रेस को यहाँ पर कुछ सीटों से ही सब्र करना होगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 29 से 37 सीटें कांग्रेस के खेमे में आ सकती हैं? देखिए, बीजेपी की जाहिर सी बात है कि स्थिति मजबूत है और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा की बात है तो भारत जोड़ो यात्रा का कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा, लेकिन इतना भी ना होगा कि सत्ता में वापसी जो कांग्रेस की हो जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि जो है बहुत दिनों पहले से तैयारी नहीं की थी। आप देखिए कि चुनाव से 2-3 हफ्तों पहले जो है वहाँ पर सचिन पायलट, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता जो है वहाँ पहुँचते और रैलियाँ करते हैं। तो ऐसे में बीजेपी की अगर मजबूत रणनीति को आप समझे तो
बीजेपी लगभग महीनों भर पहले से जो तमाम जो है चीज़ें करती नजर आ रही, तो जाहिर सी बात है कि नतीजों में भी उसका असर ज़रूर दिखेगा। आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से, आखिरकार उनके मुताबिक यहाँ पर क्या कुछ रणनीति काम आ सकती है, बीजेपी की हुंकार या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा का यहाँ पर इमोशनल कार्ड, आप क्या कहती हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ पर अपनी स्वर्गीय दादी इंदिरा गांधी जी का नाम लेते हुए इस वक्त प्रचार कर रही हैं। सचिन पायलट है मैदान में, अशोक गहलोत भी हैं स्टार प्रचारक के तौर पर, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर सचिन पायलट की भूमिका रंग ला पाएगी हिमाचल प्रदेश में? देखिए, बात यहाँ पर यह है कि 2 से 3 सीटें में भी माना जाए कि आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सीटें, लेकिन यहाँ पर सरकार कांग्रेस पार्टी की नहीं आ सकती। यहाँ पर आएगी तो रिपीट जो होगी वो भाजपा की होती नजर आएगी। और आप ये देखिए कि सर्वे जो लगातार आते हैं, वो कोई भी सर्वे हो, जब यहाँ पर इलेक्शन से पहले आते हैं तो कहीं ना कहीं वो सही साबित भी होते नजर आते हैं। अगर 80% उनको देखा जाए तो यहाँ पर अभी भाजपा की जीत नजर आ रही है। अगर सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाजपा जीत हासिल करती नजर आएगी। जयराम ठाकुर ने भी कहा कि हमने बहुत कुछ यहाँ पर किया है जनता के लिए और हमारी सरकार रिपीट होगी, काफी दावे यहाँ पर ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि प्रियंका गांधी भले ही हिमाचल प्रदेश में हो, लेकिन यहाँ पर उसके बावजूद भी उन्होंने उतनी मजबूती से काम नहीं किया। और कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए गए थे, हम लोगों ने भी काफी कयास लगाए थे कि शायद यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई ना कोई असर देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का तो बिल्कुल भी असर देखने को नहीं मिल रहा। अगर जो फायदा होता है कांग्रेस को हिमाचल में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सचिन पायलट की वजह से हो सकता है, क्योंकि जितनी भी उन्होंने जनसभाएं रैली की है उसमें काफी उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोला है और ये चीजें जनता को पसंद आई है। देखिए, आपको बता देते हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कहती हुई नजर आ रही हैं कि हिमाचल में उनका जन्म हुआ है, वह हिमाचली हैं, और दूसरी ही तरफ जेपी नड्डा जी का गढ़ है हिमाचल प्रदेश। आखिरी सवाल हमारा रहेगा यहाँ पर हमारे सहयोगी ऋतिक से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिनका बचपन यहाँ पर बीता है, जिनका घर यहाँ पर है, या फिर जेपी नड्डा जी का ये गढ़ कहा जाता है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर उनके मुताबिक और ओपिनियन पोल्स को देखते हुए आखिरकार उन्हें किसकी जीत लगती है? आपकी क्या राय है ऋतिक? यहाँ मैं कशिश की बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ, मैं भी उनको बाइट सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस मजबूत नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा का फर्क कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो 1.5 दशक से राहुल गांधी वहाँ पहुंचे ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में, और प्रियंका गांधी लगातार हिमाचल प्रदेश को जकड़े बैठी हैं। आप देखिए ना वो गुजरात जाती हैं, ना इसके साथ वो राजस्थान पहुँचती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो है वो सचिन पायलट पहुँचे थे रैलियों करने के लिए, सचिन पायलट ने रैलियाँ की हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वायदे हैं वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने की। आपने एक तस्वीर साफ तौर पर देखी होगी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जब हिमाचल प्रदेश पहुंचते तो हाथ में त्रिशूल लिए आपको दिखते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। वहीं अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी की तस्वीर सेम ऐसी सामने आई जिसमें वो हाथ में त्रिशूल लिए सामने आती हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। और अगर हम लोग आंकड़ों पर बात करें तो हिमाचल की जनता इतनी खूबसूरत, इतनी नॉलेज वाली मानी जाती है कि वहाँ पर वो आप देखिए 2007 में बीजेपी लाए, 2012 में फिर कांग्रेस लेके आए, 2017 में फिर वो बीजेपी लेके आए, अब 2022 है, बदलाव होगा। 48% फीसदी वोट जो है बीजेपी के पास था, 43% वोट 2017 में कांग्रेस के पास था। अब आपको उल्टा यहाँ पर समीकरण दिखेगा, 48% आपको कांग्रेस के पास दिखेगा और कहीं ना कहीं 43% बीजेपी के पास दिखेगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम हुए ही नहीं है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे उन्हीं मुद्दों को दोहराने के लिए यहाँ पर प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो काम बीजेपी ने 5 साल में नहीं कर पाए हम उन्हीं मुद्दों पर काम करेंगे। तो इसका मतलब यही है साफ तौर पर कि काम हुआ ही नहीं है हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में इस बार आप देख लेना कांग्रेस की सरकार बनेगी। देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो सभी सहयोगियों ने अपना दाव रख दिया है। ओपिनियन पोल्स के मुताबिक यहाँ पर उन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी है। अब आपकी इस पर क्या राय है? हिमाचल प्रदेश में अब बीजेपी सत्ता में एक बार फिर से आनी चाहिए, क्या वो परंपरा टूटनी चाहिए? 37 सालों का जो रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी ही तरफ क्या यहाँ पर अब बारी तो वैसे कांग्रेस की आती हुई नजर आती है, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन ओपिनियंस पोल्स कई बार यहाँ पर झूठ साबित होते हुए भी नजर आते हैं। जाने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर वो तमाम वीडियोस, और उन पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और 12 नवंबर का दिन बहुत ही खास होने वाला है हिमाचल प्रदेश में, आपकी क्या कुछ राय है बताइए आप कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। सरकार है, दोनों सरकारों का काम आपके सामने है। अब समय आ गया आप लोगों को ये निर्णय करने का कि काम करने वाले लोग, जनता के सुख दुख में भागीदार रहने वाले लोग, ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को इस देश और मिट्टी के लिए समर्पित करने वाले लोग, वो विचारधारा जो लोगों को जोड़ती हो, सबको साथ लेकर चलती हो, उन लोगों का चयन करना है, या ऐसे लोगों को दोबारा सत्ता में बैठाना है जिन्होंने 5 साल तक प्रदेश की जनता को लूटा है, पेपर लीक हुए हैं, करप्शन हुआ है, और डबल इंजन की जो सरकार की बात बार बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं, डबल इंजन
डबल जो हुआ है, महंगाई डबल हो गई, गैस सिलेंडर का दाम डबल हो गया, दाल चावल के दाम बड़े डबल हो गए, बेरोजगारी डबल हो गई। और मैं तो जगह जगह बोलता हूं, हिमाचल प्रदेश में ये डबल इंजन की जो सरकार है, इसमें जो एक इंजन हिमाचल वाला है वो 12 तारीख को सीज होने वाला है। उसके बाद 2024 की बारी आएगी। आज मैं केवल जी के पक्ष में आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। और केवल जी बड़े चतुर प्राणी हैं। इनको पता था कि मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। इनको पता था मोदी जी 9 तारीख को आ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री ने, क्या बोला? जो कर्मठ हो, जो मेहनती हो, जनता के बीच में रहे, ऐसे कार्यकर्ता को बुलाकर भेजो। तो पूरे कांगड़ा में मैं समझता हूँ इनसे मेहनती, मिलनसार, अपने घर में रखने वाला बच्चे को है नहीं। और तीसरी बार चुनाव आपके बीच में लड़ रहे हैं। और छात्र संघ से, NSUI से संगठन के लिए काम किया। मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने आप सब पे भरोसा कर तीसरी बार दोबारा इनको टिकट दिया है, इनको आपके बीच विधायक बनाने के लिए भेजा है। हम तो सिर्फ उम्मीदवार बना सकते हैं और उम्मीदवार एक ही होता है। मुझे खुशी है जो बाकी लोग टिकट मांग रहे थे आज मंच पर हमारे साथ बैठे, लेकिन आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने जो जनता के बीच में वादे किए हैं, आप सब भली भांति जानते हो। जितने भी डेलीगेट आते हैं, आपने देखा होगा शानदार उनके स्टार लगे हुए हैं, उनके आप में एक्सचेंज हो रहे, व्यूज भी, उनके बिजनेस भी हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो प्रयोग 22 साल पहले किया गया था, जब मैं मुख्यमंत्री था तब शुरू हुआ। आज मुझे खुशी है कि वो 2 बार कोरोना के अंदर, कोविड के अंदर नहीं हो पाए थे, वरना हर बार 2 साल के अंदर एक बार ये इवेंट होती है। और इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगा और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी भी दक्षिण के कई लोग शिफ्ट हो रहे हैं, राजस्थान में शिफ्ट हो रहे हैं। चाइना का जो मार्केट डैमेज हुआ उसके कारण भी वर्ल्ड ओवर राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फ़ायदा मिल रहा है। एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो उसको भरपाई भी नहीं कर पा रहे। रेवेन्यू बढ़ेगी, ये सेक्टर और बढ़ेगा। राजस्थान में मार्बल्स है या ग्रेनाइट है, क्वार्टाइज है, सभी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। नंबर 3, जो रोज़गार मिल रहा है, करीब 10 लाख लोगों के फिगर रोज़गार के हैं। ये ऐसी संभावना छिपी हुई इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर। जितना चाहो आप रोज़गार बढ़ा सकते हो, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता महंगाई और रोज़गार, 2 बड़े मुद्दे देश के अंदर है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका ये सेक्टर निभा सकता है। तो हम लोग भी एमनेस्टी स्कीम भी लाते हैं, इनको रिप्स के अंतर्गत कस्टमाइज पैकेज भी देते हैं। सब तरीके से कैसे प्रमोट कर सकते हैं, पहले भी किया है, अब भी कर रहे हैं। माइनिंग पॉलिसी बन गई है, हमारी टूरिज्म पॉलिसी जो बनी है वो तो आप देख रहे हो कि टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, होटलियर सब खुश हैं। ये खुशी जो है खाली सीमित राजस्थान तक नहीं है, पूरे देश के अंदर ये खुशियाँ बांटी जा रही है। जहाँ मैं जा रहा हूँ उनको मालूम है, गुजरात वालों को, हिमाचल वालों को, कि राजस्थान सरकार ने कितना बड़ा कदम उठाया है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है और क्या क्या छूट मिलेगी अब उनको। MSME का हमने पहले आती एक्ट बना दिया, 5 साल तक कोई परमिशन की जरूरत नहीं गवर्नमेंट से। ये तमाम जो फैसले हैं, ये मैं समझता हूँ राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है, यहाँ के लोगों का व्यवहार जो है वो बहुत शानदार है। यहाँ बिजली भी है, पानी भी है, कोई कमी नहीं है। और आज रिको जो है करीब 450 के लगभग SDO हेडक्वार्टर के आसपास या हेडक्वार्टर पर उपखंड स्तर पर रिको के केंद्र खोल रहे हैं, औद्योगिक इकाइयाँ खोल रही है। तो आप सोच सकते हो कि क्षेत्र वहाँ डेवलप होंगे तो छोटे मोटे उद्योग वहाँ लग जाएंगे। जो MSME का एक्ट बनाया हमने, उनको पूरा लाभ वहाँ मिलेगा। इस प्रकार टोटलिटी के अंदर राजस्थान आज बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। कोविड में जो मार पड़ी थी उससे अब ये उद्योग निकल चुके हैं, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी पिछले बजट में हमने घोषणा करी है, एमनेस्टी स्कीम लाए हैं उद्योगों के लिए, कई तरह की छूट दी हर सेक्टर को। उसके कारण से अब अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे रेवेन्यू भी आएगी सरकार को और साथ में रोज़गार मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। सिलो किस चीज़ के बारे में मैंने कहा है, वो ऐसी बीमारी है
कि आदमी बच नहीं पाता बाद में। तो सिरों की बीमारी हो ही नहीं किसी को। ये सुनिश्चित करने का काम मजदूर खुद भी चिंता करे और जो मालिक हैं इंडस्ट्री के, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे कि मेरे वहाँ पर जो इकाई लगी हुई है, फैक्ट्री है, या वहाँ पर जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग के अंदर तमाम उपकरण मिले उन लोगों को, तमाम सुविधाएं मिले जो प्रिस्क्राइब की हुई है, उसके बगैर काम नहीं करने दें उनको। पाबंद वो भी करे, मालिक भी पाबंद करे, उनके जो सीईओ होते हैं, उनके जो मैनेजर होते हैं, वो पाबंद करें कि कोई मजदूर उसके बगैर इक्विपमेंट के वो काम नहीं करेगा, तब जाके बीमार नहीं पड़ेगा। मजदूर समझता नहीं बेचारा, बीमारी लग जाती है। पहले तो टीबी की बीमारी का इलाज होता था, इसका बीमारी है चलो किस चीज़ की, अब जाके मालूम पड़ा हम लोग मरने वालों को 3 लाख देते, 5 लाख देते, क्या मतलब है उससे। सवाल ये कि आदमी मरे ही क्यों, बीमारी पड़े ही क्यों। उसके लिए मैंने अभी आह्वान किया है कि आप सब मिलकर ध्यान रखें, संवेदनशीलता रखें, और कोई भी फैक्ट्री पे कोई माइनिंग की इकाई बिना उनके प्रिकॉशन के काम नहीं करें वहाँ पर, ठीक है। गुजरात की तैयारी आपने शुरू गुजरात और हिमाचल जाके आए सर, कैसा माहौल है, कैसे माहौल अच्छा है। हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है चुनाव एक तरफा, और गुजरात में अच्छा माहौल है। वहाँ भी सरकार के विरोध में बहुत भयंकर लहर है, कैंपेन ठीक चल रहा हमारा। अभी 5 यात्रा निकली थी, 5वां यात्रा में जो जनता का रिस्पॉन्स मिला वहाँ पर, उससे इंडिकेशन मिलता है कि लोगों में भावना है कि सरकार ने जो 5 साल तक कोरोना के अंदर बर्बाद कर दिया लोगों को, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत भयंकर वहाँ पर है। अभी नकली शराब से 70 लोग मारे गए वहाँ पर। अभी मोरवी के अंदर जो हादसा हुआ है ब्रिज का, कोई इंक्वायरी नहीं करवा रहे वो लोग। जिद्दी आदमी है, जिद्दी मुख्यमंत्री, जिद्दी उनके नेता है कि आपको एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठा के जांच करने में क्या तकलीफ हो सकती है। कम से कम आगे के लिए तो लोगों को भय रहे कि भाई हाईकोर्ट के जज की कमीशन बनी है, रिपोर्ट दी है, सज़ा मिल रही लोगों को, लोग जेल जा रहे हैं, आगे ऐसी घटनाएं नहीं हो। यही तो होता है कमीशन के अंदर, वो भी नहीं कर रहे हैं वो लोग। अजीब लोग हैं वहाँ पे भी। तो हमने दबाव बना रखा है कि आपको कमीशन बैठाना चाहिए, और ये परंपरा आपके राज्य में ऐसी बना रखी है। हमारे यहाँ कभी नहीं बन जाते हैं, वहाँ नहीं बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी घटना वहाँ हो रही है, उसका भी असर वहाँ पर। बजट तैयारियां शुरू कर दी है, यूथ पर काफी। आज शाम को हमारी जो एक्टिविस्ट है, एनजीओ हैं, उनके साथ मीटिंग रखी हुई है और उनके सुझाव लेना शुरू कर रहे हैं। फिर बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लेंगे, फिर बाकी जो अलग अलग तबके हैं उनके लेंगे। यूथ और छात्रों के लिए मैंने कहा अगले बजट में हम लोग विशेष चाहेंगे फोकस दें। उसका मैंने आह्वान किया है कि जो सुझाव देना चाहते हैं पब्लिक से भी आए, यूथ से भी आए। पिछली बार भी पब्लिक से हमने सुझाव मांगे थे, करीब 44,000 सुझाव आए थे उस वक्त में भी। तो मैं समझता हूँ कि इस बार युवाओं को हम चाहते हैं कि उनके और दिल में क्या भावना है और क्या सुझाव है। आजकल तो युवाओं में प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा है, मोबाइल है, इंटरनेट की सेवाएँ हैं, नॉलेज पावर का जो थीम है देश दुनिया के अंदर, युवा भी आजकल सब देखते हैं गूगल्स वगैरह। हो सकता है वो ऐसे सुझाव दें, उससे हमें लाभ मिलेगा और हम उनको समावित कर सकते हैं अपने बजट के अंदर। ये इस प्रकार की सोच के साथ हम चल रहे हैं। बजट के थोड़ा जल्दी पेश होगा इस बार। वो तो अभी तारीख तय हुई नहीं है, मालूम पड़ जाएगा आपको। उपचुनाव भी है और राहुल गांधी भी आ रहे हैं सर, यहाँ उपचुनाव भी होना है, राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत कर दी है। कल रात को हमने जब कैबिनेट मीटिंग करी है तो उसमें डिस्कशन कर लिया है, तमाम मंत्री लोग भी जाएंगे। और अभी जो रूट बना है उसमें जो हमारे MLAs हैं, मंत्री हैं, वो भी अभी रेखी भी करेंगे अपने हिसाब से। बाद में हम लोग सब जिम्मेवारी बांटेंगे अपर के अंदर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, सब मिलके पूरा रूट बनाएंगे। बहुत शानदार तरीके से यात्राएं होगी संपन्न। और बहुत शानदार राहुल गांधी जी की थीम जो है महंगाई की है, बेरोजगारी की है, और साथ में देश में शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत रहे, झगड़े नहीं हो। और आज के हालात में जो तनाव है, जो हिंसा हो रही है, असहमति कोई व्यक्त कर नहीं सकता देश के अंदर, आलोचना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई कर नहीं सकता। करो तो आप जेल जाओ, आप देशद्रोही हो। ये पहली बार आज़ादी के बाद में ये माहौल बनाया है, बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए लड़ाई हमारी जारी रहेगी। राहुल गांधी जी ने कारवा चला दिया है, लाखों लोग आ रहे हैं वहाँ पर, उससे भी बीजेपी वाले विचलित हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं, इसलिए आनंद फानने के आरोप लगाते रहते हैं। हमें उनकी कोई चिंता नहीं है। हमारा कारवा चल पड़ा है। उसको जो थीम है, देश के हर भाग के अंदर
यात्रा का तो एक रूट है, कुछ राज्य आएंगे उसके अंदर, पर पूरे देश के हर राज्य में, हर गांव में, हर घर के अंदर ये मैसेज है कि राहुल गांधी जी की यात्रा किस काम के लिए है। महंगाई के लिए लोगों का इश्यू है, बेरोजगारी के लिए वो लोगों का इश्यू है, शांति रहनी चाहिए सब परिवार चाहते हैं। तीनों इश्यू जो हैं वो देश की जनता के इश्यू है, उसको राहुल जी ने उठा के चल पड़े और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है।